मैं चाहता हूं इसको लोगों तक पहुंचाइए, इसको दबाव बनाइए। इसलिए मैंने कहा कि जब 2.5% लोग इस देश की जुडिशरी को डरा सकते हैं कि आग लगा देंगे, कश्मीर टूट जाएगा, भारत का झंडा नहीं उठाया जाएगा, तो भाई आप तो गिनती में 100 करोड़ हैं, 1 करोड़ भी खड़े हो जाएंगे तो देश बदल जाएगा यार। आप बदलने की कोशिश तो कीजिए, अपने अंदर पुरुषार्थ तो पैदा कीजिए, अपने माजी को तो पहचानिए कि आप क्या थे और क्या हो गए हैं। और बौने लोग आप पे हुकूमत कर रहे हैं और बौने लोग इस देश को डरा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए समझिए कि आप क्या थे। आप तो 5000 साल पुराने थे, ये 1400 साल पहले जो चोर उचक्कों ने धर्म शुरू किया है, आप इनसे डर रहे हैं। ये कौन लोग हैं भाई? ये कौन लोग हैं? मोहम्मद साहब के दामाद को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, रामलाल श्यामलाल ने मारा था। मोहम्मद साहब के दामाद फातिमा के हस्बैंड अली का सुबह की फजर की नमाज में कत्ल किसने किया? वो कौन लोग थे भाई? उनके नवासे को भूखा किसने मारा? एक क्रिमिनल एंटरप्राइजेस को धर्म का नाम देकर इस मुल्क के अंदर, इस देश में उसकी राजनीति चल रही है। हमारे यहां लोगों को डराया जाता है। मोहम्मद साहब के बारे में बोलोगे तो मार देंगे, सलमान रुश्दी को मार देंगे, तस्लीमा नसरीन को मार देंगे। भाई हम तो कुछ उनके बारे में बुरा नहीं बोल रहे, ना हम बोलना चाहते, क्योंकि अच्छा कुछ उसमें है भी नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है भाई, सवाल तो उठाओ, सवाल तो पूछो, एकेडमिक बहस तो करो कि ये बहस कहां से चली थी, कहां चली गई। 4 शादी, 5 शादी, 6 शादी, सिलसिला 13 के बाद भी नहीं रुका। वो लोग कह रहे हैं, वो भारत के उन लोगों को जिनका बीच का पीरियड थोड़ा खराब आ गया है, जो अपनी पहचान भूल गए हैं, वो आपको टर्म डिक्टेट कर रहे हैं। आप उनसे डरे हुए हैं? सच बोलिए। अगर आप सच भी बोलेंगे तो ये स्थिति बदल जाएगी, बहुत दिन तक नहीं रहेगी। और जब आपने इस स्थिति को बदलने की कोशिश की थी तो 2014 पैदा हो गया था। हेलो दोस्तों, जिस व्यक्ति ने, जिस पैगंबर ने, जिस मजहब को दुनिया में उतारा, उसी के परिवार का कत्ल करने वाले लोग आज उस मजहब विशेष के खास तौर पर भारत में ठेकेदार बने हुए हैं। मजहब विशेष की आड़ में छुपे खूंखार अपराधियों के सबसे संगठित गिरोह के बारे में पुष्पेन जी ने सुनिए क्या कह डाला। आतंकवाद की बात आप कर रहे हैं। आतंक की पहली घटना तो मैंने बताई दी आपको कि कब हुई थी। मोहम्मद साहब की डेथ 632 में हुई। जिसके दामाद को कत्ल किया जा सकता हो, जिसके नवासे को मारा जा सकता हो, जिस समाज के अंदर शमशीर का जोर दिखा करके लोगों पे हुकूमत की जाती हो, तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों 2012 के अंदर बर्मा नाम का एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, उस बर्मा के अंदर जो मेजॉरिटी है वो बौद्ध है। और बौद्ध का जब नाम आता है तो कोई हत्या, खून, खराबा ये जहन में आता ही नहीं है। लेकिन एक शांति प्रिय देश, धर्म ने, शांति दूतों ने, जिसे इस देश में शांति का धर्म बताया जा रहा है, उन लोगों ने कहा कि हम यहां अपनी हुकूमत स्थापित करेंगे। और उन्होंने जिस तरीके से बर्मा में तांडव मचाया, उन लोगों को जिनके धर्म ने कसम खाई थी कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम अहिंसा के पुजारी हैं, उन्हें मजबूर कर दिया। और उन्होंने जब हथियार उठाया तो जो रोहिंग्या मुसलमान बर्मा में इस्लाम की हुकूमत नाफिज कर रहे थे, वो इस्लामिक मुल्कों को छोड़ के सारे मुल्कों में चले गए। इतना मारा उन लोगों ने। आप उनसे तो सीख ले लीजिए, बर्मा बहुत छोटा है। इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की व्यवस्था ने क्या किया है। व्यवस्था ने यह किया है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A के तहत आप नागरिकता नहीं दे सकते। चलिए कुछ देर के लिए यह भी मंजूर कर लिया हमने, लेकिन यह मुझे बताएं 2008 से 2018 तक 98,000 रोहिंग्या मुसलमान जम्मू में किसके कहने से बसा, कैसे आधार मिला, कैसे उनको राशन कार्ड मिला, कैसे पहचान पत्र मिला। ये क्या महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला और गिलानी और मूसा और जुदाना के कहने से नहीं मिला। उन्होंने अपनी व्यवस्था का इस्तेमाल किया और एक और दूसरा कश्मीर, एक और दूसरी वैली जम्मू के अंदर खड़ी कर दी और हमें पता नहीं चला। हम इस तरीके से सोए हुए हैं।
अभी तक तो हम सुनते थे कि बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं। एक तो 14 साल से वैसे ये देश घुसपैठियों को बर्दाश्त कर रहा है। 27 देशों के रिफ्यूजी यहाँ रहते हैं, लीगल और इलीगल। और हर बार हमारा ये जो महान हृदय है, ये महान हृदय भाई पहले हिंदुस्तानी के लिए है, उसके बाद किसी के लिए होगा। तो हम रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं, सरकारों की अपनी लिमिटेशन है, सरकार का तंत्र अपना चलता है, लेकिन आप मींस देश के तमाम आम लोग ये तय कर लें कि ये नहीं होने देंगे, तो हर छोटी खबर IB नहीं पहुंचाएगी, LIU नहीं पहुंचाएगा, आप सब बताएंगे, लोग तभी उखड़ जाएं। आप बसने देते हैं तब बताते हैं जब किसी दिन घटना घट जाती है, तो घटना का इंतजार मत कीजिए, उससे पहले घटना को घटा दीजिए। अब 2 महान हस्तियां हैं, उनके बारे में जरूर रोशनी डालूंगा, क्योंकि मेरे अलीगढ़ वाले मैं चाहता हूं कि वो फोन करते रहे, मुझे लगातार परेशान हैं। आप एक चीज की क्रोनोलॉजी देखिएगा जरा। 17 अक्टूबर 1817 में सर सैयद अहमद खां पैदा होते हैं और 1857 के जो गदर, जिसको हम पहली आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, उसके बाद जो भी कुछ उन्होंने किया, अंग्रेजों ने खुश होकर के उनको सर की उपाधि दी कि आप आज से सर हो गए, कल तक तो आप पैरी थे। 1885 में, यानी सर सैयद जो फौत हुए हैं, जो उनकी डेथ हुई है, वो 1898 में हुई है। उस आदमी ने एक छोटा सा मदरसा बनाया, एंग्लो इंडियन मोहम्मडन कॉलेज बना बाद में, और फिर 1920 में वो यूनिवर्सिटी बनी। और उसके बाद में एक घटना और है कि 9 नवंबर 1877 को भी एक शख्स पैदा हुए। ये इनका क्या सिंक्रोलॉजी है वो बताने के लिए मैं बता रहा हूं। उनका नाम था अल्लामा इकबाल, जिन्होंने इसी अलीगढ़ के मिंटो सर्किल स्कूल का तराना लिखा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। 10 साल मैंने भी पढ़ा। उन्हीं ने हिंदुस्तान का भी तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने 1930 में जब इलाहाबाद का 25वां सेशन हो रहा था दिसंबर में, तब उन्होंने मुस्लिम लीग की सदारत करते हुए जो अपना शताब्दी खिताब किया, उसमें पहली बार उन्होंने ये मेंशन किया कि हिंदुस्तान के वेस्टर्न इलाके के मुस्लिम स्टेट्स को अलग करना चाहिए। ये वायरस वहां से शुरू हुआ। उनको भी अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया, ये भी सर के लायक थे। और आपको देख के चले गए कि साहब लिखिए और पढ़िए, सारे जहां से अच्छा, सब पूछ रहे हैं, सब सुन रहे हैं, देश बहुत खुश है। लेकिन कमाल देखिए कि उन्होंने जो मिल्ली तराना लिखा, वो मिल्ली तराना क्या था? चीनो अरब हमारा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमने कैसे बौने लोगों को बड़ा बनाया है, और वो बड़े लोग क्या कर गए हैं। और आज भी हम कहते हैं कि साहब उनसे बड़ा तो कोई राष्ट्रभक्त नहीं था। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये उनका मिल्ली तराना है जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। वो सर का खिताब उनको मिला। वो अल्लामा इकबाल, जिनके बारे में अभी किसी ने कहा कि एक उनका बड़ा फेमस शेर है जिसको लोग अक्सर गुनगुनाते हैं और आए भगाए सियासी ज़रूरत के हिसाब से उसको चस्पा कर देते हैं। वो कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये कह के तो लगता है सेकुलरिज्म की बारिश हो गई हो। अद्भुत, बाप रे बाप, क्या बात कही है। लेकिन हम ना पीछे का पढ़ना चाहते हैं, न वर्तमान का। और अगर पीछे का पता नहीं है, वर्तमान का हम पढ़ना नहीं चाहते, तो मुस्तकबिल बहुत गड़बड़ है। इसलिए उनका दूसरा शेर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने भारत के बारे में जो कहा था वो आगे क्या कहा।
आप लोगों ने कभी सुना है? वैसे मैं ये पूछ रहा हूं, कोई शेर ऐसा सुना है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको? नहीं। उनका शेर है, कर दे फकत इशारा शाहे खुरासान, कर दे फकत इशारा शाहे खुरासान, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पर। यह सर मोहम्मद इकबाल साहब का शेर है। तो एक शेर तो याद रहता है यार, दूसरा भी याद करो ना। तो बताओ, वो जो सेकुलर लोग आपको सुबह बताते हैं कि मुसलमानों ने इस मुल्क के अंदर 800 साल तक राज किया है, हमने इस मुल्क को ये दिया है, हमने तराना दिया है, हमने फलाना दिया है, हमने ढिमाका दिया है, हमने नदियों का सिस्टम दिया है, हमने सड़कों का, उनको बताओ कि ये है तुम्हारी असला चेहरा। ये बताना पड़ेगा आपको। अब 1957 की एक घटना से बात अपनी जोड़ करके मैं फिर कोट करूंगा इकबाल को। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्वीपर्स की मास स्ट्राइक हो गई, मास स्ट्राइक। क्योंकि उन्हें भी लगा कि हम तो खानदानी शेख हैं, हमारा काम तो गंदगी करना है, उठाने का काम तो है नहीं हमारा। तो यह हुआ कि भाई हिंदुओं में एक कौम होती है, वो तो इसी के लिए पैदा होती है। यही सिस्टम कराची में भी है। मेरा हेड ऑफिस कराची में था, इसलिए मुझे पता है। तो साहब पूरे शहर में और पूरे राज्य में महामारी फैल गई। तो गुलाम मीर बख्श साहब उस वक्त के वजीर आजम थे, क्योंकि उस वक्त वहां प्राइम मिनिस्टर कहलाया जाता था। उन्होंने पठानकोट से, अमृतसर से 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया। ये 1957 की घटना बता रहा हूं, जब देश कोई बहुत बेहतर स्थिति में नहीं था। आजादी मिली थी, संविधान लागू हुआ था, लोग अभी खड़े नहीं हो पा रहे थे कि होगा क्या, अनसर्टेनिटी थी। तो उस 1957 के तहत जब उनको बुलाया और कहा गया कि आप यहां आइए, हम आपको पीआरसी देंगे, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी देंगे, आप हमारे यहां के नागरिक भी बनेंगे, आपको राज्य सरकार नौकरी भी देगी। वो बेचारे चले गए, बन गए, नौकरी करने लगे। लंबा वक्त गुजर गया, उनकी चौथी पीढ़ी जिंदा है इस वक्त। उसमें से एक लड़की मुंबई चली गई और वहां जाकर के उसने पीएचडी कर ली, टॉपर हो गई, दलित की लड़की। ये बात मैं खास तौर से उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो दलित मुस्लिम की बात जिन्ना साहब करते थे। आधुनिक युग में मुझे वो जय भीम और जय मीम के नारे बहुत नजर आते हैं। कोई अंबेडकर सेना नजर आती है, कोई दलितों के लिए जान देने लगता है, कोई हैदराबाद में बेमुला के मर जाने पर रोने लगता है। मैं उन लोगों का तर्क मजबूत करने के लिए ये यथार्थ और फैक्चुअल बात आपको बताना चाहता हूं। वो लड़की जब लौटी राज्य में अपने और कहा कि ये मेरी डिग्री है, मैं टॉपर हूं, मुझे राज्य में जो वैकेंसी निकली है लेक्चरर की, उसके लिए अप्लाई किया। कहा कि आपका पीआरसी कहां है, यानी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहां है। तो उसने कहा मैं तो यही रह रही हूं इतने सालों से, ये पीआरसी का मुझसे क्या मतलब है। जब उसने पीआरसी के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उस वक्त के जहनी दलितों के मसीहा, दलितों के दोस्त, दलितों के लिए जान देने वाले वो मुसलमान मक्कार कश्मीरियों ने क्या उनके साथ धोखा किया कि जो आपने संविधान बनाया 1957 में जम्मू कश्मीर का, उसमें यह लिख दिया कि ये यहां रहेंगे, ये यहां के नागरिक नहीं होंगे। जो सबसे खतरनाक बात लिखी वो इस देश के लोगों को, और जो राजनीति कर रहे हैं, जो दलितों की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें कुतुब मीनार से बगैर कहे कूद जाना चाहिए। उसमें कहा गया कि आप जम्मू कश्मीर में सिर्फ संवैधानिक तौर पे लिखा हुआ है कि आप पीएचडी हो जाएं, एमबीबीएस हो जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ आपको भंगी की नौकरी मिलेगी, ये संविधान में लिखा हुआ है। इसको लेकर के इस देश में आत्मा नहीं जागी। ये इतनी सारी सेनाएं आती हैं, टेलीविजन पे लोग आते हैं, रहमानी सलमानी टाइप के फ्रॉड पहुंच जाते हैं, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, और इतनी बकवास करते हैं, लगता है कि दलितों के लिए जान दे देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं बोलते। पता है आपको कि नहीं कि पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर कौन था? आप सब जानते होंगे कि मुस्लिम लीग के लीडर थे
बंगाल से जिन्ना साहब लेके गए कंधे पे, क्योंकि उनको मालूम था कि वो तो पढ़े लिखे आदमी थे, शिया थे, लेकिन उनको मालूम था कि जिस कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो उसको मुल्क बनाया है, ये जाहिल कौम है। एक आदमी को बंगाल के लेके गए अपने साथ, उनसे कहा आप हमारे लॉ मिनिस्टर बनिए, कुछ कानून बनाइए, कुछ संविधान लिखिए। उन्होंने संविधान भी लिख दिया, कानून भी बना दिया, सब कुछ कर दिया। और उस वक्त जो गिनती दलितों की थी वो 12% दलित पाकिस्तान में थे। बड़ा भरोसा दिया गया कि इनके साथ हम ये करेंगे, इनके साथ वो करेंगे। वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो गया जब उसको पता चला कि दलितों की रोज हत्या होती है, दलितों की लड़कियों के साथ रेप होता है। जब उसने जिन्ना साहब तो चले गए थे, वो तो चले गए बेचारे, जो अपने वारिस छोड़ गए वो जिन्ना को उन्होंने वैसे ही ऊपर टांग दिया। लिहाजा वो गुमनामी में आए और हिंदुस्तान में पता नहीं चला कहां मर गए बेचारे। एक लॉ मिनिस्टर वो था जिसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल, दलित। एक हमारा लॉ मिनिस्टर था BR अंबेडकर। इस समाज ने अपनी ब्राह्मण बेटी को भी उससे ब्याया, उसको पढ़ने के लिए भी लंदन भेजा। हमने संविधान में भी प्रोविजन कर दिए, गलत काम को भी सही कर दिया, तब भी हम दलित विरोधी हैं, तब भी हम दलित विरोधी हैं भाई। लेकिन जिन्होंने दलितों के साथ यह किया वो मसीहा बने घूम रहे हैं, वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आर्टिकल 35A एक धारा नहीं है। आर्टिकल 35A के हटाने के पीछे का कारण समझिए। मैं शुक्रगुजार हूं RSN सिंह जैसे लोगों का, सुशील पंडित जैसे लोगों का, गौरव आर्य जैसे लोगों का, जो अलग अलग जगह जाकर के इन बातों को कह रहे हैं। इन्होंने मुझे समझाया कि आर्टिकल 35A पुष्पेन, तुमको अंदाजा नहीं है तुमने क्या कर दिया है। मेरा एक साथी इस लड़ाई में खो चुका है। आर्टिकल 35A हटने से कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, दलितों के ऊपर से वो एक्ट हट जाएगा। ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ये जो आतंकवाद की फैक्ट्री 2.5% इलाके में चल रही है, ये इमीडिएट बंद हो जाएगी जिस दिन ये हट जाएगा। उसकी वजह क्या है? इसी जम्मू कश्मीर और वैली के अंदर, इसी ईस्टर्न यूपी से, अशोक भाई, इसी ईस्टर्न यूपी से 25 ऐसी मस्जिदें हैं वैली में जिसका इमाम इसी ईस्टर्न यूपी का मुसलमान वो गया है, वो जहर फैला रहा है, जहर फैला रहा है, यहीं से गया है। उनको PRC कैसे मिल गया? उनको आर्टिकल 35A ने नहीं रोका। इसलिए सत्ता और व्यवस्था का गठजोड़ जो 70 साल से था वो अभी भी चल रहा है और पता नहीं है। जब मैं ये उठाता हूं तो मैं तो नाम लेके बताने को तैयार हूं किस मस्जिद का इमाम फला जगह से गया, गाजीपुर से गया, मेरठ से गया, वो कैसे वहां रह रहा है। क्योंकि उसने तो शर्त ये रखी कि हम जहर फैलाएंगे जब आप हमें PRC देंगे, तो उसको तो PRC दे दिया भाई आपने। लेकिन 7.5 लाख लोग जम्मू की सड़कों पे पिछले 70 साल से स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। लोकसभा का वोट दे सकते हैं, राज्य में चुनाव में वोट नहीं दे सकते, पंचायत में वोट नहीं दे सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, व्यापार नहीं कर सकते, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट की कोई बेनिफिट उनको नहीं मिल सकता। लेकिन वो 7.5 लाख लोगों के बारे में इस महबूबा को, ये फ्रॉड जो है, इसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब भी हमारी सुनवाई होने आती है सुप्रीम कोर्ट में और हम कोर्ट में खड़े होते हैं, तो ये महबूबा और मुफ्ती की तरफ से एक एप्लीकेशन आती है कि देखिए हमारे राज्य में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, अगर ऐसे में ये फैसला आया तो जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये वो फ्रॉड जमहूरियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमहूरियत में 7.5 लाख और 2.5 लाख लोगों के उनके मताधिकार से वंचित कर रखा है। और ये मिसाल मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिलती कि आप संविधान में संशोधन करके किसी से ये कहें कि तुम जो आज हो, तुम्हारी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद, जीवन में जो भी पैदा होगा वो भंगी बनेगा। इससे बड़े मामले को भी इस देश के नेताओं ने कभी नहीं उठाया। इस पे संसद को चिंता नहीं हुई। इस पे कोई दलित 130 जो सीटें हैं इस देश के अंदर जो रिजर्व हैं वो भी नहीं उठाते हैं। प्रकाश अंबेडकर साहब परसों मुझे मिल गए महाराष्ट्र सदन में। उन्होंने कहा ये आपने क्यों उठा दिया? मैंने क्यों, आप कौन है? आप ठेकेदार हैं इसके क्या? आपने क्यों नहीं उठाया? बोले नहीं अभी नहीं उठाना चाहिए था। मैंने कहा मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं है, मैं आप जैसे लोगों को एक्सपोज, जब टेलीविजन पे आएंगे मैं हर एंकर को बताऊंगा कि इनसे पूछिए, दलितों के लिए रोने वाले लोग, 2.5 लाख दलितों के परिवारों को कहा गया है कि तुम्हारी लड़की पैदा होगी, तुम्हारा लड़का पैदा होगा, हम भंगी बनाएंगे सिर्फ उसको और कुछ नहीं बनाएंगे। यह संवैधानिक तौर पे कहा है, किसी ने सवाल मुंह नहीं खोला कोई भाई। इसलिए पुष्पेन के बारे में RSN सिंह साहब को चिंता है। इसलिए मुझे लगता है कि कानून अपना काम करेगा, फैसला क्या आएगा मुझे नहीं पता।
लेकिन यह मुझे जरूर पता है कि अभी अभी एक साहब 2 टर्म पूरा करके उपराष्ट्रपति के पद से हटे हैं। मेरा अब ये पता नहीं, ये बात तो आपको पता ही होगी कि एक बहुत बड़ा सेठ था सर, उसके घर में चोरी हो गई। वो सुबह से रो रहा था। ये हमारे गुल्लू जी बैठे हैं, हम इनको सेठ जी कहते हैं। ये बड़े प्रबुद्ध लोगों में हैं, बड़े पैसे वाले आदमी है भाई। इन्होंने बड़ी चाय और बड़ा खाना खिलाया हमको दिल्ली में, यहाँ अलीगढ़ में जब हम घूमा करते थे ऐसे। उस सेठ के घर में चोरी हो गई, वो रोता रहा बहुत दिन तक, रात भर हो गई। सुबह हो गई, लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया, ऐसी कौन सी चोरी हो गई आपके यहाँ जो आप रोए जा रहे हैं। तमाम सारी चीजें आ गई, पता चला कि वो साबुनदानी चोरी हो गई थी उनकी। तो सेठ से पूछा यार साबुनदानी 2 रुपए की आती है, उसके लिए क्यों रो रहे हो। तो उस सेठ ने बड़ी बात कही, उस बात की सीख मेरे दिमाग में है। ये मैं ये बात किस्सा आप सब जानते होंगे, मैं नई बात नहीं कह रहा। उसने कहा कि साबुनदानी चोरी हो गई, इसका डर नहीं है मुझे, चोर ने मेरा घर देख लिया है। मैं 35A को लेकर के ये बात कह रहा हूं लगातार। इसका कोई अफसोस नहीं है कि मैं हारूं या जीतूं, न मेरी हार है न मेरी जीत है। मेरा कहना यह है कि अगर नाजायज चीज को भी इस देश में लोग धमकियों से रोक लेंगे तो माफ कीजिएगा कि जो उपराष्ट्रपति अभी इसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शेखुज्जामिया था, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन था, भारत सरकार ने उसको एम्बेसडर बनाया। उसने 2 टर्म पूरा होने के बाद अपने अंदर की छुपी हुई उस ख्वाहिश को बाहर किया, जिसकी वजह से पता चल गया कि ये नामर्दूद इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पे बैठने के बाद भी इसकी विचारधारा नहीं बदली, इसकी सोच नहीं बदली। अगर ऐसा ही कोई प्रेसिडेंट आ गया, ऐसा ही हालात इस देश में पैदा हो गए, तो फिर तो इस देश का नाम एक सफेद प्रेसिडेंट आएगा और कहेगा कि मैंने आज आदेश दे दिया है कि इस देश का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया कर दिया जाए। और ऐसे हालात हों कि नेता बौने हों, पार्लियामेंट में बोल ना पा रहे हों और समाज चुप हो, तो क्या हम ये मान लेंगे कि वो भारत का संविधान का हिस्सा बन गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि साबुनदानी चोरी होने का जो उसको डर नहीं था, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि ये धारा रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन ये धारा इस देश के संविधान निर्माताओं के सामने एक नजीर बनेगी कि क्या राष्ट्रपति कोई आदेश देगा और वो संविधान का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए मैं इसको रोकना चाहता हूं, इसलिए नहीं रोकना चाहता कि उसके हटने, ठीक है कुछ लोगों को फायदा होगा, हो जाए, मुझे उसमें नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप कॉन्शियस सिटीजन हैं, अगर आप समझते हैं, अगर 1 मिनट भी आप देश के बारे में सोचते हैं, तो अलीगढ़ हो, आगरा हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, ये तभी महफूज है जब तक कश्मीर आपके पास है। अगर वो धारा वहां से निकली तो पठानकोट से दिल्ली दूर नहीं है और दिल्ली तक लोगों को आने की तैयारी कर ली है। मैंने कहा कि 500 से ज्यादा पाकिस्तान और कश्मीर इस देश में बस चुके हैं। और ये जो कॉरिडोर बनाते हैं सिंह साहब और जगह जगह बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं कि आप को शायद लगता हो कि रात में टेलीविजन की डिबेट देखी, अच्छा खाना खाया और टेलीविजन में राष्ट्रवाद जिंदाबाद, भारत माता की जय और सो गए, और सुबह पता चला कि यार ये क्या हुआ, यार यहाँ से ये कहाँ चला गया, ये कहाँ है, इसका नाम बदल गया। ये वो दिन ना आ जाए। मैंने वो दिन अपनी आंखों से देखे हैं पिछले 27 साल में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अजीब व गरीब देश है। एक बदमाश, एक गुंडा, एक लुटेरा सुल्तान की शक्ल में आता है, नालंदा में आग लगा देता है। जानते हैं उसका नाम क्या है? बख्तियार खिलजी। उस पर फिल्म बनाओ, समझ में आता है। लेकिन एक आदमी इस देश की संस्कृति, धरोहर, लाइब्रेरी, शिक्षा के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में आग लगा देता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर मुझे नालंदा जाना है तो बीच में एक स्टेशन आता है बख्तियारपुर। यह अजीब व गरीब स्थिति है इस मुल्क की कि जिस बख्तियार खिलजी ने इस देश की इतनी बड़ी धरोहर को आग लगाई, लूट करी, उसी के नाम से स्टेशन है। उस स्टेशन पे जब मैं उतर के देखूंगा तो मुझे गर्व होगा या शर्म होगी और दुख होगा कि ये आज तक क्यों है यहां पर। एक आतंकवाद AK-47 से इस देश में लड़ा जा रहा है, बंदूक से लड़ा जा रहा है, गोली से लड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हदीस का, कुरान का हवाला दिया जा रहा है, और उसकी बदनुमा शक्ल हम पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि IS क्या करती है भाई, ये लश्कर तोयबा क्या करती है, ये जैश मोहम्मद क्या करती है, ये दुख्तरान मिल्लत क्या करती है। लेकिन मैं बार बार एक दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूं जिसमें मैं आपका समर्थन चाहता हूं। आपके पास, जिसके सामने आपके अगर कोई खड़ा हो गया है और उसने आपको चैलेंज कर दिया है और AK-47 उसके पास है, तो अभी इस देश की फौज जिंदा है, उसका मॉरल हाई है, इस देश की पुलिस मौजूद है।
वो तो न्यूट्रलाइज कर देगी उसको। लेकिन इस देश में आतंक को, भारत में आतंक हो तो उसको अलग तरीके से जस्टिफाई करते हैं। मैंने अभी इलाहाबाद में कुछ लोगों से कहा कि ये तो हमको पता ही नहीं था कि अब तक तो लोग टाटा में नौकरी करते थे, बिरला में नौकरी करते थे, हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया। एक नया संस्थान खुला है, उस संस्थान के बारे में किसी को पता नहीं है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष को पता चला है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आप लोगों को रोजगार नहीं देंगे तो ISIS वाले दे देंगे आपको रोजगार, आपको ब्रदरहुड नौकरी दे देगा, आपको जैश ए मोहम्मद दे देगा। तो ये हमको पता चला ये नई कंपनियां खुली हैं जिसका परिचय जो है देश में राहुल गांधी ने कराया कि भाई अगर आप ऐसे हालात करेंगे तो लोग उधर चले ही जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि इस देश को आज वी शुड ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मिस्टर RSN सिंह। RSN सिंह साहब, आपने इस देश में टेलीविजन डिबेट पे बैठ बैठ के, मैं ये जानता हूं कि RSN सिंह साहब उन लोगों में से हैं जो 10 किताबें पढ़ते होंगे तब उसमें से आधा पन्ना का जिस्क निकालते होंगे, और जाहिल और बेवकूफ और जो वहां से जिसे कहते हैं ना कि आप मतलब हेडबोन टेररिस्ट सोच के लोग जब टेलीविजन पे आते हैं, RSN सिंह साहब चाहे वो शबनम लोन हो, चाहे वो बाबरी हो और हैदरी हो, उनको इतना डिमोरलाइज करते हैं जिससे इस देश का मॉरल बढ़ जाए। और उस मॉरल बढ़ाने के लिए RSN सिंह साहब लगातार 10 साल से कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश में जब हिंदू टेरर का मामला आया तो RSN वॉज द फर्स्ट मैन। उन्होंने कहा कि यह हिंदू टेरर बहुत सोच के गढ़ा गया है। आप सोचिए कि हिंदू टेरर में 2-3 जगह आपने हमला किया, कुछ RSS के लोगों के नाम आए, कुछ हिंदू संगठनों के नाम आए। इस देश में सबसे जिसका मर्तबा और सबसे ऊपर है, हम तमाम सारे लोग उनके किरदार के ऊपर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर कभी डिबेट नहीं कर सकते। उस फौज के एक आदमी को डेलिबरेटली फंसा करके हिंदू टेरर में श्रीकांत पुरोहित का नाम लिया गया ताकि इस देश के लोगों का उस आर्मी से यकीन हट जाए, उस आर्मी पे शक हो जाए कि इसमें भी टेररिस्ट हो सकते हैं। उस हिंदू टेरर में श्रीकांत पुरोहित की लड़ाई पहले दिन से जो लड़ी वो अंत तक, जब तक वो रिलीज नहीं हुआ तब तक RSN सिंह के शब्द लगातार 10 साल से वही थे। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि अगर 150 RSN पैदा हो जाएं तो मैं समझता हूं कि आप उनकी बातों से, उनके तर्कों से अपने दुश्मनों का मुंह बंद कर सकते हैं। और इस टेलीविजन पे, इस देश के डिबेट में, कॉन्फ्रेंसिस में, सेमिनार में ये फ्रॉडों को मार के भगा सकते हैं। अब वो समय है कि आपके चुप होने से बात नहीं चलेगी। अगर आपके हाथ में चप्पल है तो वही मारिए, कुछ तो मारिए भाई। ये किसने आपसे कहा है कि आप गाली नहीं दे सकते? जब एक दीवाना बुश को जूदा मार सकता है उठा करके, तो उसने मैसेज दिया था पूरी दुनिया में बुश को। यह मैसेज देने की बात होती है कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट योर नॉनसेंस एनीमोर। हम ये नहीं करना चाहते। तर्क से मजबूत होइए, उनको घेरिए, जगह जगह चौराहों पे, पान वालों की दुकानों पे। ये जो गलत नैरेटिव इस देश में पैदा कर दिया है कि आप तमाम साहब लोग तो कायर लोग थे, डरपोक लोग थे, आपकी लड़कियों को उठा के ले गए, आपकी औरतों को उठा के ले गए। भाई आप 5000 साल पुरानी सभ्यता के वाहक हैं, आप 1400 साल के लुटेरों से डर के मारे आपने अपनी पहचान क्यों खो दी है? भाई इस पहचान को जिंदा करिए। सनातनी साथियों, इसके अलावा एक और चीज़ है एजेंडा, प्रचार का एजेंडा। आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादी लोगों के विचार, राष्ट्रवादी लोगों की घटनाएं, राष्ट्रवादी लोगों की खबरें सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जबकि राष्ट्र के विरुद्ध बात करने वालों की हर छोटी बड़ी बात यूनाइटेड नेशन तक कुछ ही घंटों में पहुंच जाती है, क्योंकि उनकी पूरी बात एक एजेंडे के तहत पूरी दुनिया में अरबों खरबों रुपए, पेट्रोल डॉलर खर्च कर पहुंचाई जाती है। इसीलिए सनातनी साथियों, आपसे हम ये अनुरोध करते हैं, अखंड भारत ये अनुरोध करता है कि आप राष्ट्रवादी लोगों के वीडियो, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें साथियों, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पुष्पेंद्र कुलशेठ जी की नहीं है।
ये हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है कि हम पुष्पेन जी के साथ डट कर खड़े रहें। एक बार फिर सभी सनातनी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि आप कम से कम अपने 3 सनातनी साथियों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी जगह पर, इसी स्थान पर। तब तक कि आप राष्ट्र के लिए पुष्पेन जी द्वारा जलाई गई इस मशाल को हर जगह पहुंचाइए और लोगों को, राष्ट्र को राष्ट्रवादी विचारों से रोशन करिए, जगमगा दीजिए। तो आइए राष्ट्रवादी साथियों, संकल्प लेते हैं, आह्वान लेते हैं कि हम अपना विशाल घर यानी कि भारत सजाएंगे, बनाएंगे और सुरक्षित करेंगे और राष्ट्रवाद की मशाल, सनातन की मशाल साथ साथ जलाएंगे, जो कि आध्यात्मिक शक्ति और राष्ट्रवादी शक्ति दोनों के प्रतीक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।